हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। वेलकम आप सभी को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो सेशन हमने लिया था उस सेशन में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। उसी में आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ। आई हैव क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशंस, 5+ years of experience of teaching English. I have mentored 10,000+ students till now. चलिए, अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन देंगे, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आज का। क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने एग्जाम को क्रैक करने का आप लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्या क्या मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन में देखेंगे। यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आप चैट कर सकते हैं, एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स उनसे पूछ सकते हैं और आप पोल में आंसर कर सकते हैं। और ये लाइव क्लास के दौरान ही होगा जो पोल में आंसर करने का है। लाइव क्लास के दौरान पोल में आंसर करने से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार तरीके से आप क्लास का अनुभव लेते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आप जो भी एग्जाम देने वाले हो उस एग्जाम के सिलेबस और उसमें आने वाले क्वेश्चंस के क्या टाइप होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेटर्स अपना कोर्स जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आपकी बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होती है जिससे आपका एग्जाम क्रैक होता है। नेक्स्ट, लाइव क्लासेस एंड क्विजेस। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टेस्ट दें और क्विजेस दें। देखो, क्विजेस से क्या होता है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको पता चलना चाहिए कि आपको वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, उस टॉपिक से आप रिलेटेड क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट में आपको पता लगता है कि एग्जाम किस तरीके का आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसमें उसका प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन आता है, हमें एक जो है स्ट्रेंथ डेवलप होती है। दूसरा, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कैसे हम हमारे कोर्स को कंप्लीट, हमारे पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी हैबिट भी डेवलप होती है। तो किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको कम से कम उस एग्जाम से रिलेटेड 25 to 50 टेस्ट दे देने चाहिए, तो आपकी हैबिट बहुत अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आपने मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया या 12 मंथ्स के लिए, जितने भी टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी कैटेगरी में चलने वाले जितने भी बैचेस हैं सब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जितने भी बैचेस चल रहे हैं, मान लीजिए आपने सीडीएस एफकेट सीएपीएफ कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले रखा है 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स के दौरान एफकेट सीडीएस या सीएपीएफ के जितने भी बैचेस हैं आप सबको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही ज्वाइन कर सकते हो। तो एक ही फीस में आपके 3 बहुत ही बेहतरीन बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लस, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। जिसने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया, जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है फ्री लाइव क्लासेस। ये कुछ स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस ऐसी होती है जो सभी के लिए फ्री होती है। उसके अलावा ढेर सारे सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप लेके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब फ्री कंटेंट कैसे अनलॉक करेंगे आप मेरे कोड का यूज करते हुए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद लॉग इन कीजिए अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी के साथ। देन यू हैव टू सेलेक्ट गोल आप सेलेक्ट करेंगे सीडीएस एफकेट सीएपीएफ, जिसमें मेरी क्लासेस हो रही है, या इसके अलावा जिसमें भी आपको लेना है, आप जो भी आपके गोल हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद आप मेन्यू बटन, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे और वहां पर जाकर आप फ्री क्लासेस के नाम से जो ऑप्शन आएगा उस फ्री क्लासेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, फ्री क्लासेस या स्पेशल क्लास के नाम से जो भी आपके पास में ऑप्शन हो सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा, आप इनवाइट कोड ये यूज कर सकते हैं, RATHORE10, दैट इज राठौर 10 विदाउट स्पेस है। इसका यूज करके आप कोई भी फ्री प्लान आपका अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कोड, इससे आप अपना फ्री क्लासेस आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनमें आप फॉलो करें और आप क्विज देख पाएंगे। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, इस पे मैं भी हूँ। और इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, ये इनमें से कोई भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलती है इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और सभी एजुकेटर्स की क्लास की नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो क्लास के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ्स के लिए आप यहाँ पर इन चैनल्स को वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम या वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की जो फ़ी है उसके बारे में, सब्सक्रिप्शन प्राइस के बारे में। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो 14,080 रुपये का है। 12 महीने का आप लेना चाहते हैं 1 ईयर का तो 9,680 रुपीज़। 6 मंथ्स का 7,920 एंड सो ऑन। इन सारी फीस में दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप इसको नो कॉस्ट EMI पे भी अवेल कर सकते हैं, यानी कि 587 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगा। नो कॉस्ट EMI का मतलब आपका नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान किस्तों के अंदर आप ये दे सकते हैं। इसमें 10% डिस्काउंट के लिए आप राठौड़ 10 का यूज़ कर सकते हैं। अगेन मेरे रेफरल कोड का राठौड़ 10, इससे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। और आपकी जो फीस थी 14,080 वो 10% डिस्काउंट के बाद हो जाती है 12,672 रुपये। और बाकी सभी में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट के लिए आप RATHORE10 कोड का यूज़ कीजिए। अब मैं आपको लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑफर के बारे में बता देता हूं दोस्तों। 1 to 31 जुलाई तक एक ऑफर चल रहा है। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली आपको फ्री मिल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि 7 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का फ्री मिल जाएगा। 24 मंथ्स का लेते हैं 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और ये आपको मिल रहा है 1 से 31 जुलाई। तो जल्दी कीजिए अपना, अभी से ही इस कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बात। और अब हम हमारे सेशन की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि हम लोग लास्ट सेशन में क्या पढ़े थे। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एक कंजंक्शन होता है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। और ये 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है तो 2 वर्ब होती है, और 2 वर्ब होती है तो उन दोनों वर्ब को कैसे यूज करते हैं हम, कौन सब्जेक्ट बनेगा रिलेटिव क्लॉज का, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। जिसने भी वो सेशन नहीं लिया हो प्लीज उसको जाके ले लें। आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 1 के नाम से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से मिलेगा। ठीक है। सेकंड, लास्ट में हमने उसमें पढ़ा था कि हु का यूज हम करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी कि इंसानों के लिए यूज करते हैं। ठीक। जबकि विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग्स और एनिमल्स के लिए। किसके लिए करते हैं दोस्तों? नॉन लिविंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। ये बड़ा ही आसान है। ठीक है। निर्जीवों के लिए और एनिमल्स के लिए किसका यूज करेंगे? विच का। और हु का यूज करेंगे इंसानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। लास्ट में हमने देखा था कि दैट का यूज हम करते हैं दोस्तों सारी दुनिया के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमने इन सब चीजों का यूज किया है, ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, सच, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, तो अब केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हु और विच दोनों का यूज हम इस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, चाहे आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, चाहे आप नॉन लिविंग्स की बात कर लें। अगर हमने एंटीसीडेंट के लिए ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, सच या सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, तो अब आप हु या विच का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है मेरे सामने, दिस इज द सेम शर्ट विच आई सॉ यस्टरडे। ठीक है, ये सॉ यस्टरडे गलती से 2 बार यूज हो गया, इसको इग्नोर करो और सेंटेंस देखो। दोस्तों वैसे तो हम जानते हैं कि शर्ट के लिए विच का यूज हो सकता है। शर्ट एक नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग के लिए हम बिल्कुल किसका यूज कर सकते हैं? विच का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर हम यहां पर देखेंगे कि द सेम लिखा हुआ है, और जब हमने शर्ट के लिए, एंटीसीडेंट के लिए द सेम का यूज कर लिया, तो अब हम विच का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज दैट इंस्टीड ऑफ विच। ध्यान से सुनना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हमको दैट, अच्छा अगर यहां पर द सेम नहीं होता मेरे दोस्तों, तो फिर सेंटेंस में विच बिल्कुल ठीक था, फिर विच को हटाने की जरूरत ही नहीं थी हमको। तो उस कंडीशन में विच को हटाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शर्ट के लिए तब विच आ जाता। लेकिन द सेम का पेयर वर्ड होगा दैट। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फादर गिव मी एवरीथिंग दैट ही हैड। मेरे पिताजी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। दोस्तों एवरीथिंग हमने लिखा है, एवरीथिंग आप देख सकते हैं, एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। तो एवरीथिंग के साथ दैट पेयर वर्ड होता है, यहाँ पर दैट का ही यूज होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन हुम आई हैव एवर मेट। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूं। मिस्टर मिश्रा इज, बिल्कुल ठीक है। द मोस्ट लेबोरियस मैन हुम, अब देखो मैन के लिए हमने हुम का यूज किया है। ऑब्जेक्टिव केस होता है हु का हुम, और मैन के लिए हम हुम का यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहां दिख रहा है हमको मोस्ट लेबोरियस। और देखो मोस्ट कौन सी डिग्री बना देता है? सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से सुनना, मैन के लिए हम हुम का यूज कर सकते हैं, हु से बना हुम ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन बिकॉज यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट लेबोरियस, जो कि हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो ना हु आएगा ना विच आएगा, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, और आपका आंसर सी बन जाएगा। बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखो सुपरलेटिव डिग्री भी है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज को याद कर लें अच्छे से कि इन सब केस में हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स के लिए हु का यूज हो सकता है और निर्जीवों के लिए विच का यूज हो सकता है। चलिए आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन का। He has read the few books which I gave him. जितनी भी बुक्स मैंने उसे दी थी वो सारी बुक्स उसने पढ़ ली, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो बुक्स के लिए विच ठीक था, लेकिन यहां लिखा है द फ्यू, और द फ्यू के केस में विच का यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज। सी इज योर आंसर। वेरी गुड, इसका ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और लिख दिया हमने। द ओनली बैग, बैग नहीं थिंग लिखो यहां पर। द ओनली थिंग, विच नहीं आएगा दैट आएगा। क्यों आएगा दैट? बिकॉज ऑफ द ओनली। ए इज योर आंसर। आपने बहुत बार यह सेंटेंस लिखा सुना होगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा है। विच की जगह हो जाएगा दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल की वजह से हम दैट का यूज कर रहे हैं। तो इतने एग्जाम्पल बहुत सफिशिएंट है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए और समझाने के लिए कि ह्यूमन बींग्स के लिए हु का यूज होता है, निर्जीवों के लिए विच का यूज होता है, दैट सबके लिए यूज हो सकता है। लेकिन जब ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, सच या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो तब ना तो हम हु का यूज करेंगे ना हम विच का यूज करेंगे, हम केवल और केवल दैट का यूज करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लो बहुत अच्छे से, और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैंने बहुत देर तक इस पे बात की, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो, द मैन एंड हिज डॉग विच वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड वर रन ओवर बाय बस। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक मैन और उसका डॉग जो कि वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर चल रहे थे। अब सबसे पहले तो ध्यान देंगे, लास्ट में मैंने आपके लास्ट सेशन में यही बताया था, यहां पे हम वर्ब का यूज क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग ए प्लूरल वर्ब हियर? बिकॉज एंटीसीडेंट किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। एंटीसीडेंट कौन है? मैन एंड हिज डॉग, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो ये एंड से जुड़ा सबसे पहली बात प्लूरल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब प्लूरल लगाई है। ये भी वर्ब प्लूरल है, ये मेन क्लॉज का वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन रिलेटिव क्लॉज विच आएगा कि हु आएगा? क्योंकि हमने एक तो इंसान का यूज किया है और एक एनिमल है एंटीसीडेंट में। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है उसमें ह्यूमन बीइंग भी है और कोई नॉन लिविंग या एनिमल भी है, क्या समझे? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, विच का एंटीसीडेंट कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन विच का एंटीसीडेंट मैन और डॉग दोनों है, यानी कि एक इंसान और एक एनिमल। जब भी ऐसा हो जाए रिलेटिव प्रोनाउन, ना हु लगाना है ना विच लगाना है, सिर्फ दैट लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अगर ओनली हिज डॉग होता
तो हम विच लगा सकते थे, ओनली मैन होता तो हम हु लगा सकते थे, लेकिन जब दोनों एंड से कनेक्ट हैं तो वी हैव टू यूज दैट। तो ये दो कंडीशन हो गई जिन कंडीशन में सिर्फ दैट का यूज हो सकता है, बाकी सब में हम हु का यूज भी कर सकते हैं, विच का भी कर सकते हैं और दैट का भी कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा केस है ये, लास्ट वीडियो में लास्ट सेशन में हमने किया था। शी हैज ऑब्टेन्ड 80% of marks that proves that she is intelligent. Very interesting and very good question this is. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को हम डिटेल में। शी हैज ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, ठीक है, उसके कितने मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स है, 80% मार्क्स है। दैट प्रूव्स, जो कि साबित करता है कि वो इंटेलिजेंट है। यहां से कॉमा हटाने की जरूरत है हमें, कॉमा नहीं आएगा यहाँ। जो साबित करता है कि वो इंटेलिजेंट है। बताओ भैया इसका एंटीसीडेंट कौन बन रहा है? लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको एंटीसीडेंट का पता करना हो हमको रिलेटिव क्लॉज से ही पूछ लेना चाहिए। दैट प्रूव्स दैट शी इज इंटेलिजेंट, जो कि साबित करता है कि वो इंटेलिजेंट है। बताओ कौन साबित करता है कि वो इंटेलिजेंट है? हम ये कह सकते हैं कि इसका एंटीसीडेंट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कौन सी चीज साबित करती है कि वो इंटेलिजेंट है? उसके एग्जाम में 80% मार्क्स आए। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एंटीसीडेंट बनेगा। और दोस्तों एक नोट कर लो आप बहुत अच्छे से, अगर पूरा का पूरा सेंटेंस जिसे हम क्लॉज कहते हैं, अगर पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बन जाए, मैं इसके एग्जांपल और देता हूं आपको ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। अगर पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बन जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा, ठीक है। इस केस में ना तो आप हु का यूज करेंगे ना आप दैट का यूज करेंगे, और इसके बाद जो वर्ब है क्लॉज के रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो भी सिंगुलर होगी। यानी कि ये जो प्रूव्स लिखा हुआ है ये भी सिंगुलर होगा, क्योंकि एंटीसीडेंट क्लॉज है और क्लॉज के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अभी सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए लास्ट सेशन जरूर देख लेना, और अगर लास्ट सेशन नहीं देखा आपने तो मैं यहां पे भी क्लियर करता हूं। यहां देखो सेंटेंस, देखो, इफ a whole clause becomes the antecedent of a relative pronoun, अगर पूरा का पूरा क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बन जाए तो दो बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी, अगर एंटीसीडेंट एक पूरा क्लॉज है तो। और दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज होगा, हु या दैट का नहीं होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और यहां से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन तो बार बार बनते रहता है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस और हमने देखा है, नीचे देखेंगे। He has never spoken a word against his master. ध्यान से सुनो, He has never spoken, ये एग्जाम्पल लास्ट सेशन में भी था। He has never spoken a word against his master. That proves his loyalty. अब ये मेरा रिलेटिव क्लॉज है, इससे पूछ लेता हूं मैं। रिलेटिव क्लॉज क्या कह रहा है? दैट प्रूव्स हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी को साबित करता है। कौन सी चीज है जो वफादारी को साबित करती है? तो जब हम इस पे पहुंचेंगे तो हम पाएंगे कि कौन सी चीज वफादारी को साबित करती है। ही हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के खिलाफ कभी कोई वर्ड नहीं बोला। ये पूरा का पूरा क्लॉज हमको बता रहा है ना, साबित कौन करेगा? लॉयल्टी, वफादारी को साबित कौन करेगा? कि वो कभी भी अपने मास्टर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। ये पूरी की पूरी बात प्रूव करेगी लॉयल्टी को। यानी कि क्लॉज एंटीसीडेंट बन रहा है तो दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहले तो दैट नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा? विच। दूसरा, जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और ये तो सिंगुलर ही लिखा हुआ है, प्रूव्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। वर्ब में एस जोड़ के सिंगुलर करते हैं ना, तो ये प्रूव्स बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूछ ले, हो सकता है यहां से रिलेटिव प्रोनाउन का पूछ ले। ये एग्जांपल भी इसको समझने के लिए बहुत अच्छा है। ही टॉक्स ऑन फोन फॉर आवर्स विच इरिटेट हिज फादर। भैया उसके पिताजी को कौन सी चीज इरिटेट करती है? फोन करता है क्या इरिटेट, या आवर्स करते हैं? नहीं, ही टॉक्स ऑन फोन फॉर आवर्स मतलब घंटों तक फोन पे बात करता रहता है, घंटों तक फोन पे बात करता रहता है।
और ये पूरी की पूरी बात ही पिताजी को इरिटेट कर देती है। यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जिसे हम कहेंगे क्लॉज, क्लॉज एंटीसीडेंट बन रहा है ना, और ये बन रहा है तो विच बिल्कुल सही है। वर्ब शुड बी सिंगुलर, देखो वर्ब का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वर्ब सिंगुलर करने के लिए इसमें एस ऐड करना होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। तो ये 3 हमने सिचुएशन पढ़ी, हु होना चाहिए, विच होना चाहिए, या दैट होना चाहिए। आपको ये 3 के बाहर एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, और इनको ध्यान से समझ लेना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, वो किसी और दिन पढ़ेंगे, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बहरहाल इसमें हम दैट की जगह विच कर देते हैं, बाकी सब आपको समझ आ ही चुका है। रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। ह्यूमन बींग्स के लिए होता है हु, नॉन लिविंग्स के लिए होता है विच, दैट सभी के लिए यूज होगा। लेकिन अगर हमारे को एंटीसीडेंट से पहले दिख जाए ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, सच या सुपरलेटिव डिग्री, तो अब ना हु आएगा ना विच आएगा, सिर्फ दैट आएगा। दूसरा, अगर एंटीसीडेंट में एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल या नॉन लिविंग साथ में ऐड हों, तो अब हु और विच नहीं लगाएंगे बल्कि दैट लगाएंगे। अगर एंटीसीडेंट एक पूरा का पूरा सेंटेंस बन रहा हो तो विच लगाएंगे, ना हु लगाएंगे ना दैट लगाएंगे, सिर्फ विच लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब भी सिंगुलर, इसका भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हु और हुम में डिफरेंस। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो या तो वर्ब से रिलेटेड आता है, या हु और हुम से रिलेटेड आता है, या फिर वो हु, विच और दैट के डिफरेंस। तो ये 3 ही परिस्थिति है, हु और हुम। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। हु आएगा या हुम आएगा, इसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखो, हु भी इंसानों के लिए होगा और हुम भी इंसानों के लिए होगा, क्योंकि हुम जो है हु से ही तो बना है, हु से ही बना है। बस एक बात याद रखें कि हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुम कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो हुम यूज करेंगे, जब भी सब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो हु यूज करेंगे। दुविधा इसलिए है क्योंकि चाहे ये सब्जेक्ट बने चाहे ऑब्जेक्ट बने, इसकी प्लेसिंग सेम होती है दोस्तों, इसलिए आप कई बार बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। बुक्स में से ये चीज़ पढ़ना मैं कहूँगा कि मत पढ़ना, क्योंकि कई बार बुक्स में हम देखते हैं कि इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में एक बहुत छोटी सी बात कह देते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आए तो हु लगाना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट आए तो हुम लगाना। ध्यान से सुनना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में सब्जेक्ट आए, सॉरी वर्ब आए, ये हैज दिख रहा है, हैज क्या है, वर्ब है, ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब आए तो हु लगाना है, बिल्कुल राइट है ये आंसर। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब ना आए बल्कि सब्जेक्ट आए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में क्या आए दोस्तों, सब्जेक्ट आए, तो हुम लगाना, यानी कि यहां हु की जगह हुम हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन दोस्तों ये हर बार अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऐसे याद कर लिया है तो आप क्वेश्चंस में अटक जाओगे, इसलिए ऐसे मत पढ़ो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा, द प्लेयर्स हु दे सिलेक्टेड इन द टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। देखो सबसे पहले मैंने देखा इस सेंटेंस में वर्ब मेरे पास लिखी हुई सेलेक्टेड। इस सेलेक्टेड का सब्जेक्ट कौन है, दे, बिल्कुल सेंटेंस में लिखा हुआ है, दे सेलेक्टेड। सेलेक्ट किसने किया है, उन्होंने किया है, दे ने किया है सेलेक्ट। तो ये हमारा पहली वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास यहां रहा। दूसरी वर्ब कौन है हमारे पास, दूसरी वर्ब है आर यंग एंड एम्बिशियस, यानी कि ये जो यंग और एम्बिशियस है ये कौन है, ये है प्लेयर्स। यानी दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास में कौन है, प्लेयर्स। अब सीधी सी बात है, हमारे पास वर्ब थी 2, सेलेक्टेड और आर यंग एंड एम्बिशियस, ठीक है, आर, ठीक है। सब्जेक्ट भी 2 मिल गए मुझे, दे और द प्लेयर्स, यानी कि 2 वर्ब के साथ 2 सब्जेक्ट हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं लिखा है, सब्जेक्ट बराबर है।
इसका मतलब क्या हिडन हो सकता है? अब हिडन होगा ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट हिडन है दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हु की जगह हुम आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगर दो वर्ब और दो सब्जेक्ट मिल गए, इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ कि सब्जेक्ट नहीं छुपाया हमने, हमने छुपाया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट छुपाया तो ऑब्जेक्टिव केस का हुम आ जाएगा। इतना सही ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट को छुपाया है तो ऑब्जेक्टिव केस का हुम लगाओ, सब्जेक्ट को छुपाया है तो सब्जेक्टिव केस का हु लगाओ। चलो दूसरे सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। पहली वर्ब है मेरे पास, हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज। हैज सफर्ड, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, वो जो कि सबसे ज्यादा सफर किया है। हैज सफर्ड का सब्जेक्ट कौन है? ही, पहला सब्जेक्ट है यहां पर। शुड बी, आगे मैं चलता हूं, हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, देखो हैज सफर्ड का सब्जेक्ट आ चुका है यहां पर ही। शुड बी अलाउड टू स्पीक, दूसरी वर्ड है मेरे पास शुड बी अलाउड, इसका सब्जेक्ट नहीं दे रखा है मुझे। कहां दे रखा है? इसका सब्जेक्ट बन तो यही रहा है ही, लेकिन ये लिखा हुआ तो एक ही बार है, तो एक ही बार सब्जेक्ट बन रहा है, दूसरी बार बन ही नहीं रहा है। यानी कि यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्टिव केस का हु आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, द गेस्ट्स who we were talking about have come are my in-laws। वो गेस्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो आ चुके हैं और वो मेरे इन लॉज हैं। अब हम यही काम करते हैं। सबसे पहली वर्ब मुझे देखी, वर टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे थे। बात कौन कर रहे थे? हम कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे, तो ये क्या हो गया मेरा? वर टॉकिंग का सब्जेक्ट हो गया। वर टॉकिंग का सब्जेक्ट हो गया, पहला सब्जेक्ट मेरे पास में मौजूद है। शाबाश। हैव कम आ गए साहब, कौन आ गए? गेस्ट आ गए, यानी कि इसका सब्जेक्ट हो गया गेस्ट। हैव कम का सब्जेक्ट कौन हो गया? गेस्ट। दूसरा सब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों यहां से तीसरा सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तीसरी वर्ब जो मेरे पास आ रही है इसका सब्जेक्ट हिडन है, और इसी सब्जेक्ट को हमने लिखा है यहां पर। तो सब्जेक्ट हिडन है तो कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। हो गया ना? देखो, अगर अपन उस थ्योरी पे चलते कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट आएगा तो होम लगाना है, होम लिखते ही गलत हो जाएगा दोस्तों, तुरंत से भी पहले गलत हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन। जैसे ही आपने देखा कि इसके बाद में वर्ब लिखा, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब नहीं है बल्कि सब्जेक्ट है, तो हम इसको कर देते हैं होम। ऐसा करने वाले एग्जाम में दुख पाते हैं। एक चीज सोचो, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, अगर यहां पर ये लिखा ही नहीं होता, मान लीजिए सेंटेंस इतना ही लिखा है, द गेस्ट्स हु हैव कम आर माई इन लॉज, आप सारे एक ही उत्तर देते कि हु आएगा। सारों का आंसर एक ही आवाज में आता कि सर हु होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्लियर दिख रहा है, द गेस्ट हु हैव कम आर माई इन लॉज। ये जो बीच में क्लॉज डाला है ना, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए डाला है, इसका सेंटेंस में कोई यूज नहीं है, लेकिन ये आने से आपके लिए क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ सब्जेक्ट गिनना है और वर्ब गिनना है। अगर वर्ब के बराबर सब्जेक्ट दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट के केस हुम लगाओ। अगर एक भी सब्जेक्ट कम पड़ जाए तो सब्जेक्टिव केस का हु लगाओ। इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी है, इसका नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस हु आ जाएगा। तीसरे सेंटेंस में देखो बहुत क्लियर हो जाएगा, आई हैव अ सन, हैव का सब्जेक्ट आई। हु आई लव सो मच, लव का सब्जेक्ट आई, यानी ये इसका सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, हैव का सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, तो हुम लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। क्यों? क्योंकि जितनी वर्ब थी उतने ही सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहां पे सब्जेक्ट एक बार कम लिखा हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे और क्लियर है। यदि सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाए तो सब्जेक्टिव केस यानी कि हु, यदि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हुम का यूज होगा। ठीक है, अब बोलने में बड़ा आसान लगता है कि सब्जेक्ट को रिप्लेस किया तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में हो सकता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इतना आसान नहीं होता, पता ही नहीं चलता है सब्जेक्ट को रिप्लेस किया कि किसको किया। देखो, द मैन हुम इज स्टैंडिंग बिसाइड मी इज अ डॉक्टर, ध्यान से देखो, द मैन इज स्टैंडिंग, ये इज स्टैंडिंग का सब्जेक्ट मिल गया आपको यहां पर, लेकिन इज डॉक्टर का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट मिसिंग है, और मिसिंग है तो हुम की जगह हम कर देंगे हु। समझ गए? बड़ा ही आसान है, यहां हो आ जाएगा बहुत आसानी से।
और ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। यहाँ हो रहा है होम। होम क्यों हो रहा है? क्योंकि हैव सिलेक्टेड का सब्जेक्ट वी है और आर का सब्जेक्ट है प्लेयर्स। प्लेयर्स तो यहाँ देख लो आप, जितनी वर्ब थी उतने सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस का नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस का लगाएंगे। आई हैव ए फ्रेंड हु एवरीवन एडमायर्स, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हैव का सब्जेक्ट आई दे रखा है, एडमायर्स का सब्जेक्ट एवरीवन दे रखा है। एडमायर्स मतलब जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, किस कौन करता है प्रशंसा? एवरीवन करता है, तो एवरीवन एडमायर्स का सब्जेक्ट हो जाएगा। इधर हैव का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, यानी दो वर्ब थी और दोनों सब्जेक्ट हमारे पास हैं, दो वर्ब थी दोनों सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम हु की जगह कर देंगे होम। ये अंडरस्टूड सी बात हो जाती है, यहां से मिसिंग है। देखो एवरीवन एडमायर्स माय फ्रेंड, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि एडमायर्स का ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। अब देखना क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों, यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब गिनना, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब गिनो। द प्लेयर्स होम दे सेड, पहली वर्ब है सेड, इस पे ध्यान दो। उन्होंने कहा, सेड का सब्जेक्ट कौन है? दे है। क्लियर दिख रहा है? सामने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, यानी सेड का सब्जेक्ट होगा दे। whom they said have been selected, देखो have been selected, ये have been selected का सब्जेक्ट कौन है? द प्लेयर्स। सेलेक्ट किए गए, कौन किए गए सेलेक्ट? प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए, यानी कि said का सब्जेक्ट है, have been selected का सब्जेक्ट भी है। लेकिन जब मैं आगे देखता हूं इस आर का सब्जेक्ट मुझे मिसिंग है, और जैसे ही आर का सब्जेक्ट मिसिंग हुआ दोस्तों, होम की जगह कर देंगे हम हु, क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है ना। तीन वर्ब है, एक सेड, दूसरी हैव बीन और तीसरी आर, तीन वर्ब है। सब्जेक्ट कितने? पहला सब्जेक्ट हुआ दे और दूसरा सब्जेक्ट हुआ द प्लेयर्स, यानी कि तीन वर्ब है, लेकिन उनके लिए आपने सब्जेक्ट कितने लगा रखे? दो ही सब्जेक्ट लगा रखे। इसका मतलब एक सब्जेक्ट कम लगाया है, यानी सब्जेक्ट को छुपा दिया है, और सब्जेक्ट को आपने छुपा दिया है तो आप सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा दो चुपचाप से यहां पर हु। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली वर्ब सेड, सेड का सब्जेक्ट हुआ दे। दूसरी वर्ब हैव सेलेक्टेड का सब्जेक्ट है दे। लिखा हुआ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, दे हैव सेलेक्टेड, उन्होंने सेलेक्ट किया। और तीसरी वर्ब है आर, आर है तो भैया ये द प्लेयर्स भी तो सब्जेक्ट है ना। बिल्कुल, एक सब्जेक्ट तो प्लेयर्स शुरुआत में ही लिखा हुआ है, ये जो शुरुआत में प्लेयर्स लिखा है ये भी सब्जेक्ट ही तो बनेगा। जैसे यहां जो प्लेयर्स लिखा हुआ है ये इस हैव बीन का सब्जेक्ट बन रहा है। बन तो ये आर का भी रहा है, लेकिन लिखा तो हमने एक ही बार है ना इसको, यानी कि दूसरी बार हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, बल्कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। यही तो हुआ है। यहां हमने देखा तो सेड का सब्जेक्ट दे लिखा हुआ है, हैव सेलेक्टेड का सब्जेक्ट दे लिखा हुआ है, आर यंग एंड एम्बिशियस का सब्जेक्ट प्लेयर्स लिखा हुआ है, यानी कि यहां तीन वर्ब थी और तीन सब्जेक्ट है। सेड का सब्जेक्ट दे, हैव का सब्जेक्ट दे, आर का सब्जेक्ट द प्लेयर्स। अब मान लो यहां से किसी से भी दे हटा दे, मान लो, इसका मतलब सब्जेक्ट एक मिस हो गया। हैव बीन कर दिया, हैव बीन कर दिया, इसका सब्जेक्ट भी हमने प्लेयर्स को बना दिया और इसका सब्जेक्ट भी हमने प्लेयर्स को बना दिया, यानी प्लेयर्स को दो दो चीजों का सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन लिखा सिर्फ एक ही बार है, यानी कि सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह प्रोनाउन लगाया। लेकिन ऐसा इसमें तो नहीं हुआ है ना, इसमें तो हमने सारों को सब्जेक्ट दे रखा है। सेड का सब्जेक्ट दे, हैव सिलेक्टेड का सब्जेक्ट दे, आर का सब्जेक्ट द प्लेयर्स, सारे सब्जेक्ट हैं, सारे वर्ब है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस होगा और होम हो जाएगा। इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु और होम में डिफरेंस आप पढ़ चुके हो। इससे ज़्यादा ना तो आपको किसी बुक में मिलने वाला है, ना किसी एग्जाम्पल में मिलने वाला है, और ना ही किसी एग्जाम में आएगा। बस इनको ध्यान से पढ़ लो तो यहाँ आपका पूरा रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से खत्म हो जाएगा, यानी कि किसी भी एग्जाम में दोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो इनमें से तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपके लिए अगली बार कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आ जाऊँगा। लेकिन समझना जरूर, ऐसा नहीं कि इनसे भाग जाओ दूर, क्या अरे समझ में नहीं आ रहा, चलते हैं कुछ और पढ़ते हैं, एग्जाम में आपका मार्क कटवा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें थी मैंने हाईएस्ट लेवल तक आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया। इससे ज़्यादा कुछ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, टेलीग्राम ऐप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, और कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।